नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। आज आपको 3 चीजें बताएंगे, आप अपनी कुंडली में देखिएगा। पहला है उपचय भाव का स्वामी अपना सर्वश्रेष्ठ फल कब देगा। दूसरा है कौन सा नीच ग्रह आपको सर्वश्रेष्ठ फल दे सकता है। तीसरा होगा कौन सा ग्रह गोचर में सबसे खराब फल दे सकता है और कब दे सकता है। तो पहले सूत्र पे चलेंगे। उपचय भाव का स्वामी जन्म कुंडली में जो तीसरा भाव है यह आपका उपचय भाव है। छठे भाव को उपचय भाव बोलते हैं, दसम भाव को उपचय भाव और एकादश भाव को उपचय भाव बोलते हैं। इन भावों में कोई ना कोई गिनती लिखी होगी, उनका कोई ना कोई ग्रह स्वामी होगा। तो जो इन भावों का स्वामी होता है उसे ही बोलते हैं उपचय भाव का स्वामी। किस राशि का स्वामी कौन सा है, कौन सा ग्रह कहाँ उच्च नीच होता है, भाव के कारक आदि आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकेंगे कि छठे भाव में आपके तीसरे भाव में कौन सी गिनती है, छठे में कौन सी गिनती, दसम एकादश में कौन सी गिनती है, तो कौन सा ग्रह स्वामी है डिस्क्रिप्शन से देख लीजिए। देखिए, उपचय भाव का एक नियम होता है कि उपचय भाव हमेशा वृद्धि को प्राप्त होते हैं, ये हमेशा वृद्धि करते हैं। अब देखिए, वृद्धि 2 प्रकार से होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को कर्ज है और कर्ज लगातार बढ़ रहा है तो भी वृद्धि हो रही है, लेकिन कर्ज की वृद्धि हो रही है। कोई व्यक्ति कुछ सामान बेच रहा है या ब्याज से मान लीजिए पैसे पा रहा है और उस ब्याज से मिलने वाली रकम जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, लाभ बढ़ रहा है, तो वृद्धि किसी भी प्रकार से हो सकती है। वह आपके फेवर में और आपके अपोजिट दोनों में हो सकती है। उपचय भाव क्या करते हैं, चीजों की वृद्धि करते हैं। उपचय भाव के स्वामी अगर अच्छे होते हैं, यानी कुंडली में कमजोर ना हो, पीड़ित ना हो, तो ये ज्यादा अच्छी वृद्धि कर सकते हैं। जैसे पीड़ित होने का अर्थ क्या है, विष्णुमांस में ना हो, मृत्यु भाग में ना हो, पाप कर्तरी आदि में ना हो, तो ज्यादा ठीक है। अब नियम सुनिए कि क्या है। उपचय भाव में बैठा हुआ जो ग्रह होता है उसके भी कारकत्व में वृद्धि होती है, और जो उपचय भाव के स्वामी होते हैं वो भी वृद्धि करते हैं। ये जो तीसरा भाव होता है ये हमारे मेहनत का होता है, पुरुषार्थ का होता है। छठा भाव हमारे लिए कंपटीशन का होता है। जितना तगड़ा आपको कंपटीशन मिलेगा यानी आप उतने आगे बढ़ रहे हैं। कितने हाई लोगों से आप कंपटीट कर रहे हैं यही दर्शाता है कि आपका स्तर ऊंचा है। दसम भाव से हम क्या देखते हैं, व्यक्ति के कर्म क्षेत्र को देखते हैं। तो लगातार कर्मों में वृद्धि होना भी बहुत आवश्यक है। और उपचय भाव होता है लाभ या इच्छाओं की पूर्ति का, तो लाभ हमेशा निरंतर वृद्धि को प्राप्त हो, ये भी जरूरी है। अब उपचय भाव के स्वामी अपना सर्वश्रेष्ठ फल कब देंगे। अगर उपचय भाव का स्वामी इन्हीं उपचय भावों में ही बैठा होगा तो वह उसके लिए सबसे आइडियल कंडीशन होती है। यानी तीसरे भाव का स्वामी तीसरे भाव में ही बैठा हो तो बहुत अच्छा है। तीसरे भाव का स्वामी तीसरे में ना हो तो छठे में हो, दसम में हो, एकादश में हो। इसी प्रकार से छठे भाव का स्वामी छठे में ही बैठा हो या फिर छठे भाव का स्वामी आपका तीसरे में आ जाए, दसम में आ जाए या एकादश में आ जाए तो अच्छी स्थिति है। इसी प्रकार से दसम भाव का स्वामी दसम भाव में ही हो या फिर तीसरे, छठे, 11वें भाव में आ जाए। 11वें भाव का स्वामी 11वें भाव में ही हो या फिर तीसरे, छठे, दसम में आ जाए तो उस भाव के स्वामी की वृद्धि होती है। अगर वह कुंडली में शुभ स्थिति में है, डेड नहीं हुआ है, मृत्यु भाग में नहीं है, विष्णुमांस में नहीं है, तो समझ लीजिए वह दिन प्रतिदिन आपको वृद्धि ही प्रदान करेगा। अब तीसरे भाव का जो स्वामी होगा वह
मेहनत को बढ़ाएगा। तीसरे में ही होगा तो मेहनत को बढ़ाएगा और जीवन में सफलता का सूत्र परिश्रम है। छठे में जाएगा तो भी मेहनत बढ़ाएगा, यहां जाएगा तो मेहनत, यहां जाएगा तो भी मेहनत बढ़ाएगा। कंपटीशन के लिए मेहनत बढ़ाएगा छठे भाव में आकर के, कर्म के लिए मेहनत बढ़ाएगा, लाभ के लिए मेहनत बढ़ाएगा। इसी प्रकार से जो छठा भाव है ये कंपटीशन का है, तो अगर इसका स्वामी, छठे का स्वामी तीसरे में जाएगा तो आप अपने कंपटीटर्स से निपटने के लिए मेहनत करेंगे, और मेहनत जो नहीं करेगा वह कंपटीटर से पीछे हो जाएगा। कंपटीशन का स्वामी कर्म में आएगा तो आप अपने हर कर्म पे नजर रखेंगे, अपने क्षेत्र और सेक्टर के लोगों से, कि कहीं उनसे आपका कर्म कम तो नहीं हो रहा है। लाभ में भी आप कंपटीशन कर जाएंगे। इसीलिए कर्म भाव का स्वामी अगर यहाँ आ रहा है तो इसका मतलब आप अपने कर्मों को लेके मेहनत करेंगे, कर्मों को लेके कंपटीटिव रहेंगे, कर्मों से लाभ निकालने में आप सफल रहेंगे अगर कर्म का स्वामी एकादश में है। इसी प्रकार से अगर लाभ का स्वामी तीसरे में है तो लाभ प्राप्ति के लिए आप मेहनत करते रहेंगे। लाभ का स्वामी छठे में है तो कंपटीटिव लाभ मिलेगा, यानी लगातार आप कंपटीशन में बने रहेंगे। असफल वो हो जाता है जो कंपटीशन से बाहर हो जाता है। कंपटीशन जीवन में होना बहुत ही जरूरी है और दिन प्रतिदिन हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारा कंपटीशन का स्तर ऊंचा होता जाए। जैसे जब इंसान शुरू करता है तो शुरू मतलब ए से शुरू करता है, लो कंपटीशन से, और हमेशा प्रयास रहे कि जो बी वाले स्तर पे पहुंचे हमारा कंपटीशन उनसे हो जाए। जब इनसे हो जाए तो हमारा लक्ष्य हो कि सी वाले स्तर के लोगों से जो आगे हैं उस हिसाब से कंपटीशन हमारा हमेशा बढ़ता रहे, तो ये भी जरूरी होता है। तो लाभ के लिए आपका कंपटीशन बढ़ जाएगा। लाभ का स्वामी कर्म में है तो आप लाभ को बनाने के लिए अपने कर्म में वृद्धि करते हैं। इस प्रकार से ये उपचय भाव के स्वामी उपचय भाव में बैठे होंगे तो काफी अच्छे हो जाएंगे। अगर उपचय भाव का स्वामी उपचय भाव में बैठा हो, उसके ऊपर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि भी पड़ जाए तो आपकी जो मेहनत है, जो कंपटीशन है, जो लाभ और कर्म की इच्छा है, वह आपके मेहनत के बाद आपको जरूर मिल जाती है। या शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो तो वह शुभ कर्तरी योग में हो, यानी उसके आगे और पीछे शुभ ग्रह बैठे हों। वहीं अगर पाप कर्तरी होता है तो मेहनत आदि के बावजूद भी उतने अच्छे परिणाम आपको नहीं प्राप्त होते हैं, रगड़ ज्यादा होती है, फल कम आ पाता है। तो ये पहला सूत्र आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा सूत्र, कौन सा नीच ग्रह आपको अच्छा फल दे सकता है, उच्च के समान फल दे सकता है। कुंडली में किन दो भावों के स्वामी नीच होने पर आपके मार्ग को आसान करने लगते हैं, तो इसको समझ जाइए। अगर जन्म कुंडली के छठे भाव का स्वामी नीच राशि में हो तो वह आपको ज्यादा बेनिफिट देने का प्रयास कर जाता है, यानी अंततः छठे भाव का स्वामी अगर नीच का है तो कंपटीटर्स हमेशा आपसे नीचे ही रह पाएंगे, आप उनको डोमिनेट कर ले जाएंगे। तो छठे भाव का स्वामी नीच राशि में होने पर आपको अच्छा फल दे जाता है। निर्भर इस बात पर भी करता है कि वह किन भावों में नीच का हो रहा है। अगर वह उपचय भावों में ही नीच का हो रहा है तो ज्यादा बेहतर है। उपचय भाव छठे भाव का स्वामी और जो उपचय भाव एकादश है, ये चार उपचय भाव हमारे पास हैं, 1 2 3 4। इन चार उपचय भावों में से ये जो दो भाव हैं, छठा भाव और एकादश भाव, अगर इसके स्वामी उपचय भाव में ही कहीं नीच के होके बैठ गए तो आप समझ लीजिए कि सोने पे सुहागा हो गया है। यह आपको उच्च ग्रह जैसा फल देगा, यानी यश, तरक्की और प्रसिद्धि, धन आदि देने में निपुण होगा। हालांकि जो ग्रह नीच का होता है उस ग्रह के कुछ कारकत्व होते हैं, उस कारकत्व से जुड़े हुई तकलीफें भी आ सकती हैं। जैसे मान लीजिए छठे का स्वामी यहाँ पर जैसे गुरु बना हुआ है, छठे भाव में 9 नंबर की गिनती है, तो यहाँ पर स्वामी कौन होगा, गुरु होगा। अब अगर यह गुरु नीच का होता है, भले ही उपचय भाव में हो, तो गुरु से जुड़ी हुई कुछ बीमारियां भी आपके जीवन में आ सकती हैं।
लेकिन धन, यश और प्रसिद्धि के लिए अगर छठे और एकादश भाव का स्वामी उपचय भाव में ही नीच का होके बैठा है तो समझिए कि आपके जीवन के कर्मों के लिए, लाभ के लिए, व्यवसाय के लिए, नौकरी के लिए वह उच्च स्तर का प्रदर्शन आपको प्रदान करेगा। अब तीसरे फार्मूले की बात करते हैं। कौन सा ग्रह गोचर में सबसे खराब फल दे सकता है? एक कर्क लगन की कुंडली मैंने बना के रखी हुई है। अब इसी पे मैं आपको यह फार्मूला समझाऊंगा। कर्क लगन है तो लग्नेश कौन होगा? चंद्रमा। इस सूत्र में आपको लग्न देखना है और लग्नेश को देखना है। लग्न और लग्नेश। मान लीजिए लग्न का स्वामी यहां पर कौन है? चंद्रमा। मान लीजिए वह नवम भाव में बैठा हुआ है, चंद्र नवम भाव में है और यहां पर राहु बैठा हुआ है या कोई भी ग्रह मान लीजिए। जन्म कुंडली में जो सबसे अशुभ फल देने वाले भाव होते हैं वो कौन से होते हैं? 6, 8, 12 होते हैं। छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव हमें अशुभ फल प्रदान करते हैं। आपको देखना क्या है कि आपकी कुंडली में वह कौन सा ग्रह है जो लग्न से छठे, 8वें या 12वें में पड़ता हो। लग्न से, लगन सबका यही होगा। लगन से देख लीजिए कौन सा ग्रह छठे, 8वें या 12वें में है। अगर जो ग्रह लग्न से छठे, 8वें, 12वें में पड़ रहा है, अगर वह कहीं लग्नेश से भी, लग्नेश या तो लगन में हो सकता है या किसी अन्य भावों में भी हो सकता है, वही ग्रह अगर लग्न से 6, 8, 12 में है और फिर जो लग्नेश हुआ है उससे भी कहीं 6, 8, 12 में ही होगा तो उस ग्रह का गोचर आपके लिए गड़बड़ करेगा। जैसे इस कुंडली में लगन में 4 नंबर की गिनती बनी हुई है और लग्नेश चंद्रमा नवम भाव में बैठा हुआ है, राहु अष्टम भाव में है। यह राहु जो लग्न कुंडली से, लग्न से अष्टम में है, यह चंद्रमा से यानी जो लग्नेश चंद्रमा है उससे 12वें में भी है। यानी लग्न से कहा गया है ये 8वें और लग्नेश से कहा गया हुआ है 12वें। तो कोई भी ऐसा ग्रह जो आपके लग्न से 6, 8, 12 और लग्नेश से भी 6, 8, 12 में पड़ा होगा, वह ग्रह गोचर में आपको अशुभ फल दे सकता है। अब सवाल उठता है कब दे सकता है? तभी देगा जिस राशि में वह जन्म कुंडली में बैठा हुआ हो। जैसे यहां पर राहु कुंभ राशि में बैठा हुआ है तो कुंभ राशि में जन्मकालिक राहु लगन से अष्टम में है, चंद्रमा से द्वादश में है। जब भी गोचर में यह कुंभ राशि में आएगा तब पुनः यह लग्न से अष्टम और राशि से द्वादश पड़ जाएगा। यानी कोई भी ग्रह जो लग्न से 6, 8, 12, लग्नेश से 6, 8, 12 में है, वह कुंडली में जिस राशि में है, जब उसी राशि में गोचर करके पुनः आता है तब वह ग्रह आपके लिए तकलीफ देने वाला हो सकता है। अब इसी के साथ साथ एक बोनस सूत्र इसी से मिलता जुलता हुआ ले लेते हैं। आपको जो ग्रह छठे, 8वें या 12वें में बैठा है, लग्न से 6, 8, 12 में बैठा हो, लगन से छठे, 8वें या 12वें में जो भी ग्रह बैठा हुआ है, अगर वह ग्रह शनि है, यहां पर सिर्फ बात शनि के लिए मैं बता रहा हूं या राहु के लिए भी जान सकते हैं क्योंकि राहु भी शनिवत होता है। शनि या राहु अगर आपके लग्न से 6, 8, 12 में है तो आप यह देखिएगा कि राहु या शनि के अगले भाव में कौन सा ग्रह है। जैसे मान लीजिए राहु यहां है, चंद्रमा यहां है, तो राहु से अगले भाव में पहली चीज तो राहु कहां हो गया? अष्टम में हो गया। ग्रह 6, 8, 12 में होना चाहिए, वह शनि और राहु ही ग्रह हो। अब शनि और राहु के अगले भाव में देखिए कौन सा ग्रह है। वह ग्रह जिस चीज का कारक होता है, जैसे चंद्रमा किस चीज का कारक है? माता का और व्यक्ति की मानसिक शांति का। तो जब भी गोचर में वह ग्रह पुनः उसी राशि पर पहुंचेगा, शनि और राहु छठे, 8वें, 12वें भाव में गोचर में पहुंचेंगे तो जिससे 12वें पड़ रहे हैं जिस ग्रह से, उस ग्रह के संबंधित कारकत्व से जुड़ी हुई पीड़ा देंगे।
मान लेते हैं कि शनि 12वें भाव में बैठे हुए हैं। पहली शर्त क्या है कि शनि या राहु कुंडली के 6ठे, 8वें, 12वें में हो और शनि और राहु के आगे कोई ग्रह हो। अब यहां पर शनि 12वें मैंने ले लिया और ले लेता हूं कि यहां पर सूर्य बैठा हुआ है। अब यह शनि जो हुआ यह लगन से 12वें और सूर्य से भी 12वें पड़ गया है। इसी प्रकार से अगर मान लेता सूर्य यहां पर है तो लगन से तो शनि 12वें गया, पहली शर्त पूरी, और सूर्य से कहां है, अष्टम में है। तो जिस भी ग्रह से शनि या राहु 6ठे, 8वें या 12वें पड़ेंगे उनकी अंतरदशाओं में ग्रह के कारकत्व से जुड़ा नुकसान होगा। जैसे सूर्य यहां पर है तो पिता का कारक है, मान सम्मान का कारक है, आत्मविश्वास का कारक है, और सूर्य से 12वें शनि है तो शनि की दशा अंतरदशा में सूर्य से जुड़े हुए कारकत्व पीड़ित होंगे। सूर्य यहां पर है और शनि सूर्य से कहां है, अष्टम में है और लग्न से 12वें है। तो शनि की दशा अंतरदशा में सूर्य से जुड़े, मंगल होता तो क्या हो जाता, भाइयों से जुड़ा, बुध होता तो क्या हो जाता, व्यापार से जुड़ा। इन चीजों की हानि उठाने का भी संयोग बन जाता है। तो अगर ऐसा शनि राहु है तो उसके लिए उसकी दशा अंतरदशा में जिस किसी भी कारक से 12वें होगा, सूर्य से है तो पिता से सूर्य शनि के वस्तु का दान करवा दीजिए, चंद्रमा से है तो माता से करवा दीजिए, मंगल से है तो भाइयों से उस ग्रह की वस्तु का दान करवा देना चाहिए ताकि उनके ऊपर कोई मुसीबत ना आने पाए।